वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी's टोटल इनकम इनकम टैक्स का टॉपिक। सो आई होप आपको अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं माइनर्स का इनकम। ठीक है, माइनर्स का इनकम जो कि डील होता है सेक्शन 64(1)(a) के अंदर। ठीक है, माइनर के इनकम को 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और थर्ड पार्ट जो है ना वो एओ के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो क्लबिंग हर बार सेम नहीं रखता है। वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को हर क्राइटेरिया वाइज में हर साल चेक करता है। ठीक है, तो हम इसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और दूसरा हम टैक्सेबिलिटी चेक करेंगे इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले बेसिक्स। तो बेसिक प्रिंसिपल में सबसे क्या है, अगर ट्रांजैक्शन क्या है कि इनकम हो रही है किसको, किसी माइनर चाइल्ड को। ठीक है, चाहे वो माइनर मैरिड डॉटर क्यों ना हो। ठीक है, इनकम हो रही है किसी माइनर चाइल्ड को इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है, और चाइल्ड की जो डिफिनीशन है उसमें स्टेप और अडॉप्टेड चाइल्ड दोनों इंक्लूड होते हैं। कैच है, स्टेप भी एंड अडॉप्टेड चाइल्ड दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर उनको इनकम हो रही है, ठीक है, तो इनकम जो है अब में भी 2 क्राइटेरिया। अगर मैरिज अभी कंटिन्यू है पेरेंट्स की यानी सबसिस्ट है, और यह तो मैरिज नहीं रही। ठीक है, अगर मैरिज सबसिस्ट है, ठीक है, तो जिस भी पेरेंट की आइदर हस्बैंड और दी वाइफ जिसकी टोटल इनकम ग्रेटर होगी उसमें क्लब हो जाएगी ये इनकम। ठीक है, और अगर मैरिज सबसिस्ट नहीं है, ठीक है, तो जो मेंटेन कर रहा है चाइल्ड को, माइनर चाइल्ड को, उसके हाथ में इनकम उसकी क्लब हो जाएगी। ठीक, एक एक्सेप्शन है इसमें जो कि गिवन है सेक्शन 1032। जिस भी पेरेंट के हाथ में माइनर की इनकम क्लब हो रही होगी, ठीक है, उसको ये एग्जेम्पशन मिलेगा ₹1500 का पर चाइल्ड। ठीक है, अंडर सेक्शन 1032 जिसके हाथ में क्लब होगी ये बेनिफिट उसी के हाथ में जाएगा। ठीक है, कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस क्या है कि इन केसेस में क्लबिंग नहीं होगी चाहे वो माइनर क्यों ना हो। ठीक है, इन केसेस में माइनर की इनकम क्लब नहीं होगी। कौन से केसेस में, अगर जो माइनर चाइल्ड है उसको कोई सीवियर डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो कि कवर्ड होती है अंडर सेक्शन 80U में। ठीक है, तो क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई मैनुअल वर्क है, ठीक है, माइनर चाइल्ड ने कोई मैनुअल वर्क किया और उससे इनकम हुई है मैनुअल वर्क करने की वजह से, तो भी क्लबिंग नहीं होगा। अगर कोई स्किल या टैलेंट वगैरह, ठीक है, कोई एक्टिविटी है जिसमें उसने स्किल या टैलेंट को या कोई अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को उसने यूज किया और उससे इनकम हो रही है, तो भी क्लबिंग नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट केस, अगर इंडिविजुअल ने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है माइनर मैरिड डॉटर को, ठीक है, तो भी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है माइनर मैरिड डॉटर को, तो ये इनकम भी क्लब नहीं होगी पेरेंट्स के हाथ में। ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट जो कि डील करता है माइनर मैरिड डॉटर के केस में। ठीक है, अब मैंने एक मिनट बता रही हूँ, 1 सेकेंड। माइनर मैरिड, ठीक है, ये माइनर मैरिड डॉटर का केस है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, ट्रांसफरर कौन था, अगर
पेरेंट थे, कोई भी फादर मदर कोई भी स्पाउस हो, ठीक है, और इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी दी है, ये माइनर है, ठीक है, इनको पेरेंट ने हाउस प्रॉपर्टी दी है माइनर को, ठीक है, तो इस केस में तो माइनर के हाथ में जाएगा, क्लबिंग नहीं अराउज्ड होगी, ठीक है, क्लबिंग प्रोविजन नहीं अट्रैक्ट होगा, ये मैरिड डॉटर का ही क्लॉज चल रहा है, ठीक है, एकदम ध्यान रखेंगे। तो पेरेंट ने अगर हाउस प्रॉपर्टी माइनर को दी है तो माइनर टैक्स पे करेंगे। अगर इन लॉज ने पे की, पेरेंट इन लॉ ने दिए हैं, ठीक है, माइनर डॉटर इन लॉ को, तो क्लबिंग किसके ऊपर आएगी इस केस में, इन लॉज के ऊपर आएगी, ठीक है। और अगर इनको स्पाउस ने, हस्बैंड ने दिया तो क्लबिंग किन के ऊपर आएगी, स्पाउस के ऊपर आएगी, ठीक है। और अगर किसी अदर पर्सन ने दिया इनको हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्लबिंग पेरेंट्स में जाएगी, सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1032, ठीक है, 1032 एप्लीकेबल होगा। ये तो मैंने बताया किसके केस में, हाउस प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अदर इनकम, ये माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर, ठीक है, ट्रांसफरर है, ठीक है। अब कोई और इनकम थी, ठीक है, कोई भी अदर इनकम अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर माइनर जो है एटीयू की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है तो क्लबिंग नहीं होगी, है ना, बताया था ना, यानी माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई मैनुअल वर्क है तब भी माइनर के हाथ में होगा, क्लबिंग नहीं होगी, सेम प्रोविजन, ठीक है। कब स्किल है, टैलेंट है, कोई नॉलेज है, तब भी सेम माइनर के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई एनी अदर सोर्स, ठीक है, इनकम किसी अदर सोर्स से अर्न हुई है, ठीक है, तो पेरेंट्स के हाथ में होगा, सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 10 सब क्लॉज 32। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फुल फ्लैश न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें, आपको और जब न्यूमेरिकल को डील करेंगे, वैसे जिनके एग्जाम्स में थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए सफिशिएंट है, बाकी जो न्यूमेरिकल का है उनको जब सेपरेटली हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको जो है और कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो माइनर्स का टॉपिक, एंड विद दिस वी आर एंडिंग विद द चैप्टर ऑफ द इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन एसएससी's टोटल इनकम। और आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो प्लीज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बिकॉज यू हैव टू चेक द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। आप कौन से भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन ये नहीं पता कि हर एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीएस में अलग आएंगे, यूपीएससी में अलग आते हैं, यूजीसी नेट में अलग आते हैं। तो अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, टेस्ट पेपर्स नहीं सॉल्व किए, तो एक ये होगा कि नाव में बैठे बट बोट चला ही नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू एक्ट ऑल्सो, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर विद दिस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक।